तो तुम्हारे लिए अच्छा, एक बम तो मोटी स्पोके के ऊपर। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे। मेरे को अगर मेरी यूज करनी थी तो तुमसे मांगता क्यों फिर? ये लो, उठा के दे रही उधर से। वाह वाह वाह। हैं? तो बताइए, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए, फटाफट बोलिए बेटा। क्या बोला आपने? क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू उस सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाना नहीं चाहते थे जो सोवियत यूनियन में था? एक सोवियत यूनियन में जो सोशलिस्ट पैटर्न था वो किसकी बात करता है? इट ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बोलो बेटा, ऑल द means of production, the natural resources, the land, the pattern of land are owned and controlled by government. और इंडिया में क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाता है बताइए? बिकॉज इंडिया इज ए was and is and will be a democratic country. और आप इतनी आसानी से उस पैटर्न ऑफ लैंड को, पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना भी नहीं चाहिए। फिर आप डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कहते हैं अपने आप? अगर सब कुछ किसके कंट्रोल में आ जाएगा? गवर्नमेंट के कंट्रोल। अरे बोलिए। आपने वो ये भी सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि आजादी के वक्त किस इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा था? तो आंसर क्या है? सोशलिस्ट। बिकॉज वो किसकी बात करता है? वेलफेयर ऑफ ऑल रेदर देन फ्यू। अरे बोलो, सब लोगों का वेलफेयर होगा, चाहे अमीर हो या गरीब। नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स एंड थिंकर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया ना इंट्रोड्यूस्ड एन अल्टरनेटिव टू द, बोलो, एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने बोला यार मालूम क्या होगा? एक होता है एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट, कि मार्केट को खुला छोड़ दो, सरकार का कंट्रोल ही नहीं है, लेजर स्फीयर, all the means of production are controlled by market, government has no control। तो ये भी खतरनाक चीज है। और एक्सट्रीम सोशलिज्म क्या है? जो भी पढ़े हम लोगों ने, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय। तो ये बोले इसका हमको एक मिक्स वर्जन लेके आना होगा सरकार को। ऐसा था मॉडरेट वर्जन, कि कुछ सरकार के पास हो, कुछ लोगों के पास। तो उन्होंने देखो वहां एक लाइन लिखी है, बेसिकली सिंपैथाइजिंग, मगर हमारा झुकाव किसकी तरफ? सोशलिस्ट आउटलुक। नहीं यार, हम तो इसके तरफ ही जाएंगे। हम वैसे ऐसा नहीं है कि हमने कैपिटलिज्म को बिल्कुल इग्नोर कर दिया आजादी के वक्त, ऐसा नहीं है। बट हमारा झुकाव, हमारा हमारा जो डोमिनेंस था, हमारा जो फेवर था, वो किसकी तरफ था? सोशलिज्म की तरफ। पढ़ो क्या लिखा बेटा। क्या किया हम लोगों ने? हमने बोला वी कंबाइन द बेस्ट फीचर्स ऑफ, बोलो बेटा, विदाउट इट्स एंड इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ, बोलो बेटा, with a strong public sector, but also with the private property property. and एक और सवाल का जवाब आ, एक और क्वेश्चन का आंसर कि फाइनली इंडिया के जो थिंकर्स थे, इंडिया के जो लीडर्स थे, उन्होंने कौन सा सिस्टम अपनाया? तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया ने सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाया। उसके एक्सट्रीम पैटर्न को अपनाया कि उसके मॉडरेट पैटर्न को? मॉडरेट पैटर्न। क्या है वो मॉडरेट पैटर्न? उसके अच्छे फीचर्स को अपनाया, उसकी कमियों को खत्म कर दिया, नहीं अपनाया। और वो अच्छे फीचर्स किस तरीके से अपनाया? कि हमारे पास क्या होगा, बोलो, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर होगा। रेलवे पब्लिक सेक्टर में आता था, पहले बिजली घर सरकारों के होते थे, वाटर सप्लाई सरकार के पास था, आज भी है। तो उन्होंने कहा कि जितने एयरवेज पहले कौन? गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और रोडवेज किसके पास था? गवर्नमेंट के पास था। बट साथ साथ में खेती आप खुद कर रहे थे अपनी जमीन पर, धंधे पानी आपके खुद के थे। तो किसको बढ़ावा दिया हम लोगों ने? प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड, बोलो बेटा, डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? कि अगर सरकार काम ना करे तो आप अपने एक वोट से उस सरकार को चेंज कर सकते, इलेक्शंस के थ्रू। बराबर है। आज चाइना में थोड़ी ना आप सरकारों को, सरकार चेंज नहीं होती, वहां से लीडर चेंज होता है। सरकार तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी की होती है, कम्युनिस्ट। तो आप लीडर को चेंज कर सकते हैं, पार्टी को चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ पर पार्टी इसको चेंज कर सकते हैं कि यार आपने वादा किए थे आप सोशलिस्ट पैटर्न की गवर्नमेंट बनाओगे, आपने नहीं किया, हम आपको चेंज कर। क्या बोल रही हो? कहाँ हट गई? डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में, फिलहाल तो है, और रहेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, वही ना, अलग अलग सरकारें भी। नहीं, उसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही 5-6 साल। उसके पहले भी थर्ड फ्रंट, आपको नहीं समझेगा व्हाट इज थर्ड फ्रंट, मतलब कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी एक सरकार रही। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार रही। तो
इंडियन नेशनल कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, उसके बाद टॉलवार्ड लीडर्स थे, तो उनको हटाना बहुत मुश्किल था। वो सब कंट्रीब्यूटर्स थे फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उनको हराना और हटाना बहुत मुश्किल था। और हराना हटाना किसी का ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता, एक अल्टरनेटिव हमेशा हमारे पास में होना चाहिए। तो दैट इज हाउ इंडिया में है अल्टरनेटिव्स। क्या दिक्कत है इसमें? इंडिया, गोंदिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब हम जा रहे थे, जब मैं यहाँ पर आया तो उस वक्त शिवसेना का एमएलए था 10 साल, फिर कांग्रेस का एमएलए रहा, अब बीजेपी का एमएलए। तो हम तो हर पार्टी को मौका देते हैं, तो ऐसा नहीं है। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है ना, कि आप हर किसी को मौका दे सकते हो। चाइना में आप हर पार्टी को मौका नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टी एक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो खराब है और हमारा सिस्टम अच्छा है, या हमारा सिस्टम खराब है उनका अच्छा है। इंडिया जैसी कंट्री में चाइना जैसा सिस्टम एप्लीकेबल। बहुत डाइवर्सिफाई कंट्री है, कल्चर अलग है, सोच अलग है, हम सब बहुत डिफरेंट है। और हम लोग वोकल भी हैं, हमको कुछ चीज लगती है तो हम उसको कहने में हिचकते नहीं। चाइना में आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। चलो यहाँ तक ठीक है। अरे बोलो कमाल, क्या हो गया खंडेलवाल, बोलो। ध्यान दे यार, इतना मेरे को तो मजा आ रहा है एनसीईआरटी से पढ़ाकर। ये देखो, ये 3 बेसिक क्वेश्चन है, जिसके जवाब में आपको डिसाइड हो जाएगा कि आप कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाना चाहते हैं। पहला क्या है? व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। अगर आपको वेलफेयर वाले गुड्स बनाने हैं, कौन सा सिस्टम अपना लो? सोशलिस्ट। आपको पैसा वैसा बनाना है तो कौन सा बना लो? कैपिटलिस्ट। तो पहला क्या है, बोलो, पढ़ो मेरे साथ। अरे पढ़ो ना भाई। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी, उसके बाद बोलो हाउ। लेबर के थ्रू बनाना है, कैपिटल के थ्रू बनाना है। तो अपन तो पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया वाज लेबर एग्रेरियन इकोनॉमी, के लेबर के साथ एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे थे, तो हमने उस पर काम करने की कोशिश की। आज हम लोग लेबर भी यूज करते हैं और थोड़ा बहुत मशीन्स। और लास्ट में क्या दिखा बेटा? सिर्फ बनाना नहीं है, उसको प्रॉपरली क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट भी करना है उन लोगों तक जिनको उस गुड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको लोगों की जरूरत के हिसाब से बनाना है बेटा, तो फिर आप सोशलिस्ट हो। बट अगर आपको लोगों की, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की कैपेसिटी ऑफ पे के हिसाब से बना रहे हो, तो फिर आप कैपिटलिस्ट हो। आईफोन, जब आईफोन प्रोड्यूस करता है एप्पल, तो वो आपकी जरूरत के लिए करता है कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से? कैपेसिटी, बोले लास्ट टाइम 1.5 लाख का फोन खरीदा था, इस साल 1,70,000 का भी खरीद लेगा। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि उस कौन खरीद रहा है, फर्क ये पड़ता है कि कौन मेरे पैसे देने को रेडी है। उसको उसको गरीबों को देना भी नहीं अपना फोन, बराबर है कि नहीं? गरीबों को नहीं देना फोन। तो वही जो अमीर लोग हैं, कुछ उनके पास में रहता है। तुम लोग कब से सुबह, कब आए थे तुम लोग? थोड़ा मार्जिन दिया मेरे तुम कैसे? किसने दिया था मेरे को ये ज्ञान? सब में जाके टेस्ट देंगे, और वो खुद ही नहीं है। अच्छा, वो मिस्टर इंटेलिजेंट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, शब्द, शब्द को मैं बोलता ही नहीं। दक्ष। वो तो मैथ्स में ही है। चश्मा लगा के पढ़ने से इंटेलिजेंट हो जाते हैं लोग। मेरे को कभी लगा ही नहीं साहब चश्मा। नहीं मतलब मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा, वो लगाने लगा आजकल चश्मा। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मेरे अपने जीवन में ये एक एक्सपीरियंस रहा है। Those who are regular in the class will always be good in the exams. Those who are irregular in the class will always be good in their dreams. उनको लगता है मैं चीट कर दूंगा, फाड़ कर दूंगा, तुम क्लास में इरेगुलर हो है, और तुम पढ़ने का ढोंग करते हो, तो आई थिंक ये सब बेवकूफी है। जो रेगुलर है वो हमेशा एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बेहतर करता है, हमेशा। ये फैक्ट है, समझ रहे हैं? यू शुड बी रेगुलर इन द क्लास। जो तुमको मुझसे सीखने को मिलेगा, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ इसलिए अपनी बात करूँ, तुमको बहुत जगह पर काम आने वाला। तुम मेरे को बहुत याद करने वाले आप, समझ रहे हो? मेरे को रोज 5 मैसेज आते हैं पुराने स्टूडेंट्स के, रोज। बहुत फर्क पड़ता है एक टीचर से सीखने का। टीचिंग को ना हम लोगों ने एक वो माध्यम बना दिया कि पढ़ाओ और निकलो चुपचाप। आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है वो, टू इम्प्रूव योर लाइफ, टू इम्प्रूव योर थॉट प्रोसेस। कितने कर्म कांड करते हो तुम लोग, सिखाते ना फिर हम लोग नहीं करने का, क्योंकि हमने भी तो किया है।
कि नहीं करना? हाँ, बिल्कुल नहीं करना। क्या पूछ रही है? कर्म कांड मतलब इट्स लाइक अच्छे और बुरे काम दोनों। कर्म मतलब अच्छे काम और कांड मतलब वैसा। समझ रही ना क्या होगा? नहीं समझी? घर में मत पूछ ली। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बताओ जहां मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं क्या बनाया जाएगा, तो क्या होगा? कैपिटलिस्ट। मार्केट ने बोला दारू बनाना है तो दारू बनाएंगे। यहाँ लिखा है, कौन डिसाइड कर रहा है? कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं इसको? सिर्फ कौन से गुड्स बनाए जाएंगे जिनकी क्या है, डिमांड है। हो सकता है वो गुड्स वेलफेयर का पार्ट ना, इवन हम वो भी गुड्स बनाएंगे जहां किसकी डिमांड है, बताइए कहां पर है? फॉरेन मार्केट। हम तो एग्रीकल्चर वाले को भी यही बोलते हैं कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स मत उगाओ, वो उगाओ जिसकी डिमांड है, कैश क्रॉप्स। आज इंडिया में, नहीं, इंडिया इज, आई थिंक इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ टू व्हीलर, आई थिंक, व्हाट आई बिलीव। शायद मेरे ख्याल से टू व्हीलर का सबसे बड़ा मार्केट है हमारे देश का। हाँ ही, और कहा, इतनी टू व्हीलर कहीं नहीं चलती। तो देखो अब हर छोटी बड़ी कंपनी टू व्हीलर लेके आ रही है। अब तो ईवी आ गया है। क्या आप लोग ही बताते हैं? नई नई कंपनी एथर और क्या, ओला है, और कौन सी बोले? टीवीएस के रैप्टर और आईक्यू। ओके, टीवीएस की कौन सी? हेक्टर, रैप्टर। रैप्टर। हाँ, रैप्टर आई है नहीं। चल झूठी। अरे सच में घर पे सर आपने जैसे कंपनी जो इकोनॉमिक इवेंट होती है मार्केट पर उसको कैपिटलिस्ट होती है, लेकिन सर आपने 11th में जो नोट्स लिखाए थे वो मतलब जो कैपिटलिस्ट सोशल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने थे, तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कहा था कि मतलब जो मार्केट को डिसाइड होती है उसका मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या बात कर रही है यार? कल ही पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। नहीं। कल ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। कल ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक्चुअली तेरे साथ एक प्रॉब्लम है। एक मिनट, है इंडिया एक मिनट। हाँ मालूम है, लेकिन मेरे को पता है इसलिए बोल रहा हूँ। अरे सुन ना, उसको समझ ही नहीं रहा है, वो क्या पूछती है उसको नहीं समझता। अभी अपन कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी 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 ये यहाँ पर, और ये कहाँ लेके जा रही है मेरे को? मिक्स्ड में। इसको बोलते हैं कि मुद्दे से भटकाना। अरे तू मेरी बात ही नहीं समझ रही अभी। अभी क्या मैं मिक्स पढ़ा रहा हूँ? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? तो किस कैपिटलिस्ट पढ़ा रहा हूँ ये फिलहाल। तो तेरे को किससे रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए? तो मेरे को ये बोल दिया करके आपने कैपिटलिस्ट में ये लिखाए थे कि मार्केट पे डिपेंड नहीं है, तो मैं बोलता अरे यार गलत पढ़ा दिया क्या बोल रही है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कैपिटलिस्ट हैवी होती है, सोशलिस्ट लेस डोमिनेंट होती है। दैट इज हाउ मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स। कि इंडिया में भी आज मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन सा हैवी है बताइए? इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट हैवी है। क्या याद करते हो आप? सही में है ना? थर्ड फेरे में ज्वाइन करेगी तो हाँ, तो पता है ना, इसलिए तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं उसको ये बता रहा हूँ कि पहले तो जवाब की जरूरत नहीं है, कि दूसरी बार टॉपिक ही नहीं पढ़ रहे हम लोग। इसको बोलते हैं पूछा कुछ और जवाब कुछ और। हाँ? आपका नाम क्या है जानवी? मुझे खाने में बहुत चीजें पसंद है, तो नाम बताओ ना आपका। है जानवी, आपका नाम क्या है? अरे यार है एक, इसकी शादी होगी, इसके हस्बैंड में 100 अच्छाइयां होंगी। नहीं नहीं नहीं, वो 100 अच्छाइयां मेरे ध्यान में नहीं है। वो तुमने उस दिन नाक में उंगली डाल के बैठे थे, तुम अच्छा वो दुनिया का सबसे अच्छा लोग है। माँ बाप को खुश रखना है, तेरे माँ बाप को खुश रखना, मगर नाक में उंगली डाल के बैठे। मिक्स्ड इकोनॉमी में मैंने क्या दिखाया था निबंध में? वो हम 12th के इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस करने में, हम बड़े कौन सा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? उसमें ये लिखा था कि हम मार्केट फोर्सेस पे डिसाइड करते हैं और गवर्नमेंट पे डिसाइड करते हैं। हाँ हाँ। अरे तो मैया ने सो जा, कैपिटल मैं कहाँ जाऊँ? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं वो तो देख। पर लिखा ही ये लड़के लगते हैं। देखो क्या लिखा उसमें, इफ लेबर इज चीप देन मोर लेबर विल बी यूज्ड। इंडिया में लेबर चीप है,
इफ कैपिटल इज चीप, वैसे कैपिटल चीप तो नहीं होगा, बट अगर कैपिटल ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं महंगी मशीन भी यूज कर रहा हूँ और वो 1000 लेबर, 500 लेबर, 100 लेबर से ज्यादा इफेक्टिव है, तो मैं मशीन यूज कर, तो वहां क्लियरली लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, जल्दी पढ़ो बेटा। इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जल्दी पढ़िए, लोगों की नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं कि परचेसिंग पावर के हिसाब से? परचेसिंग, तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज हाउ आईफोन गोस, दैट इज हाउ द लग्जरी गुड्स आर गोस्ट। मुंबई में आज एक बीएचके का फ्लैट भी 1 करोड़ का मिलता है, तो नीड के हिसाब से कि परचेसिंग पावर? परचेसिंग पावर आएगी, नीड होती तो उन फ्लैट का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में करती, जो मेरे ख्याल से दिल्ली में होता है, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल में है, कि बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी वालों को सरकार वहां पर 2013 में बहुत सारे फ्लैट बने थे, मैं कल उसकी न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था, और जो नई पॉलिटिकल आपने ना अभी बीजेपी ने उस फ्लैट को डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि वो बनाया किसका था? कांग्रेस का। तो इनको लगा अगर बांट देंगे तो कहीं उनको वो ना मिल जाए, क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट। क्योंकि बड़ा चलता है अपने यहाँ ये, किसी और की स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा तो कहीं लोग उसको क्रेडिट ना देते। दिल्ली में आपने नायक पिक्चर देखी, नायक, अनिल कपूर की, उसमें याद है वो बोलता है कि सबको घर मिला है तो सब घर रेंट पे देके चले जाते हैं, तो वो घर कौन बना के देती है उनको? दिल्ली सरकार ही तो बना के देती है। अपने यहाँ भी देखा आपने, मनोहर चौक पे पुलिस क्वार्टर की बिल्डिंग बनी कितनी बड़ी, तो हु मेड दिस बिल्डिंग? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की मदद से बनाई गई। अरे बोलो, जिसके पास पैसा होगा कैपिटलिस्ट सिस्टम उसके लिए काम करेगा। अरे बोलिए, कमॉन, इसका मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम में इनकी कोई औकात नहीं है। बोलो किसकी? कोई औकात, क्योंकि पुअर मार्केट का हिस्सा होता ही नहीं है, गरीब आदमी मार्केट को चलाता ही नहीं है, अमीर आदमी चलाता है मार्केट को। तो जो अमीर आदमी चाहेगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा ना कि दुबई में गरीब नहीं होंगे, बट उनकी वहां वैल्यू नहीं होगी, वहां उनके हिसाब से सामान बनाया और बेचा नहीं जाता। दुबई मॉल में तो हमको गरीब लग रहा था कि हम गरीब हैं, और ना हम कुछ खरीदने जा रहे थे तो बोला नहीं भी है, वो इत्र यूज करता हूँ, जैसे मैं तो वहां इत्र लेके खड़े थे लोग, अलग अलग, कोई तुर्की का लेके खड़े, कोई मोरक्को का, तो वो रास्ते पे खड़े रहते हैं, और अच्छे शोरूम्स होते हैं, वो लगा रहे थे, मैंने लगा दो भैया, लेकिन कितने का है? तो उसने प्राइस बताया और इंडियन करेंसी में इट इज लाइक 50,000 40,000, तो अपन चले गए आगे, और कोई ना कोई लेता होगा, कोई ना कोई लेता होगा, सब नहीं ले रहे थे बट कोई ना कोई, बट वो कोई ही ले सकता है, बिकॉज 50,000 का इत्र थोड़ा ना खरीदेंगे यार, समझ रहे हैं? मैंने तो, मेरे को यहाँ लगाया, उसने यहाँ लगाया, मैंने उसको पूरी शर्ट में लगाया, 3-4 दिन तो चल जाएगा। क्या लिखा उसमें? कि बोलते हैं जहां सोसाइटी के हिसाब से सामान को बनाया जा रहा है, और कौन सी सोसाइटी? जिसके पास में क्या है? परचेजिंग पावर है। क्या है? मतलब ऐसी सोसाइटी में फिर गरीब आदमी की तो फिर औकात ही नहीं है। तो ये यहां से पढ़ो क्या लिखा फटाफट, यहां से लेके यहां तक पढ़ो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लिखे बोलो? Such a society did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first prime minister, for it meant that the great majority of people of the country would be left, बोलो, behind with a so we're proving their, quality. सही है ना? अगर हम कैपिटलिस्ट हो जाते तो आज मेरे ख्याल से 90% जनता एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती। क्या में रहती? व्हाट इज एक्सट्रीम पॉवर्टी? जिनके पास में अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए भी पैसा। वी नीड टू, देखो इधर सुनो, आप लोग नई जनरेशन के बच्चे हो, वी नीड टू वैल्यू आवर ओल्ड लीडर्स। उन्होंने देश को बनाया है, हमारी औकात कुछ नहीं थी। The current leaders, I am saying leaders, I am not saying political parties, need to be criticized because हमने उनको चुना है, हमको उनकी लाल नहीं कर। बट जो लोग काम करके चले गए ऐसे टाइम पर जब हमारी औकात कुछ नहीं थी, अपन ने यादें पढ़े, अंग्रेजों ने पूरे रिसोर्सेस लेके चले गए, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, वी कैन क्रिटिसाइज देम ऑन देयर पॉलिसी मेकिंग कि ये बेहतर हो सकती थी, बट वी नीड टू सैल्यूट एवरीवन। आज हम लोग जो जिस स्थिति में है इस देश में, इनके जैसे ही और सैकड़ों लीडर्स की वजह से, मैं तो लीडर्स बोल रहा हूं, मैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का नाम भी नहीं ले रहा। द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड, इंडिया, जो अपने ही फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स की वैल्यू नहीं करता, गालियां बकता है, ओनली कंट्री। मजा आता है आपको गाली बकता। ये पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आजकल के पॉलिटिशियंस का तुम थोड़ा हिसाब किताब निकालो, 5 ही फेल है। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, बैरिस्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स समझता है, लॉ समझता है,
इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया से इनकी वैल्यू मत करो, इनकी किताबें पढ़ो, इनके बारे में जो लिखी गई है, तुमको समझ जाएगा कि क्या थे हम और कहाँ पहुंचे। आज इस देश में जो भी पब्लिक सेक्टर बर्बाद कर दिया करंट गवर्नमेंट ने, ये सब बनाया इन लोगों ने था। समझ में आ रहा है? इस देश की जो सबसे अच्छे आईआईटीज हैं इन लोगों ने ही बनाए। नाम सुना होगा ना, खड़गपुर, दिल्ली, ये सब इन लोगों की देख रही। अब आ जाओ सोशलिस्ट, बहुत ईजी है, जब मेरे साथ पढ़ते चलना। क्या लिखा है? गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी according to the needs of the society. It is assumed that government knows what is good for the people. That is how Chinese government knows what is good for you. वो बोलते हैं तो हमको, तुम नहीं बताना तुमको क्या चाहिए, हम आपको पता है तुमको क्या चाहिए, और हम जो देंगे चुपचाप और रख लें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हमारे देश में कोविड के टाइम पर मैंने देखा कि सरकार ने बोला कि मैं जो दे रहा हूं चुपचाप रखो, क्योंकि तुमको अभी उस चीज की जरूरत है। बहुत दिक्कत में थी हमारी कंट्री उस वक्त। बोलिए बेटा, किस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता सोशलिस्ट में? बताइए। इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिजायर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। तुम्हारी इच्छाओं के मुताबिक बनाएंगे कि तुम्हारी जरूरतों के मुताबिक? सब नीड्स नीड्स नीड्स। यहां से पढ़ो क्या लिखा है, यहां से लेके यहां तक पढ़ो क्या लिखा है। डिस्ट्रीब्यूशन अंडर कैपिटलिज्म। सामान बन गया है, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर व्यक्ति तक वो बना हुआ सामान पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक। क्या लिखा पढ़ो, बोलिए बेटा। व्हाट पीपल नीड, नॉट ऑन, बोलो व्हाट दे कैन, जिसको जरूरत होगी उसके हिसाब से बनाया जाएगा, ना कि जिसके पास में बोलो पैसा है। सही है? तो मैं तुमको एक सवाल, हम एक सोशलिस्ट नेशन थे, तो वहां सोशलिस्ट नेशन की 2-3 बड़ी निशानी होती है। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर। तो जिस जमाने के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं उस वक्त सरकारी अस्पताल होते थे, बस प्राइवेट अस्पताल जैसा कोई कंसेप्ट आज क्या है? प्राइवेट अस्पताल है और सरकारी अस्पताल धीरे धीरे। एम्स भी उसी दौर में बना। आप एम्स में जाइए, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। इस देश में हर स्टेट में 10 एम्स होने चाहिए, एक भी नहीं है कई स्टेट में। इसलिए मैं कहता हूं कि पुराने पॉलिटिकल लीडर्स की उनको बहुत वैल्यू करनी है। उन्होंने जो सोचा था आज के लीडर्स ने उसको बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर। और ये तो ये एक्चुअली मैं तुमको पढ़ा चुका हूं। और सोशलिस्ट सोसाइटी क्या बोलती है? बोलो बेटा, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तुम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे फोकस नहीं करोगे, है ना? सिंस एवरीथिंग इज ओन्ड बाय। बट हम लोग ने ऐसा अपनाया क्या? हम लोग ने ऐसा किया क्या? नहीं ना। हमने क्या किया? हमको लगा कि ये नेगेटिव पॉइंट है सोशलिस्ट में, कि सब कुछ सरकार के पास होगा तो फिर लोगों के पास डेमोक्रेसी होगी, कैसे होगी? तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने नहीं लिया ना, कि नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट क्या बोली, आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखें, हम अपने काम धंधे अपने हिसाब से करें। क्या लिखा है? क्यूबा एंड चाइना, ये ऐसी 2 कंट्रीज है जहां पर बोलो ऑल द प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय। क्यूबा, आई थिंक इट इज अफ्रीकन कंट्री, आई डोंट नो। अफ्रीकन है ना? और चाइना तो हम जानते ही। ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तेरी जमीन मेरी जमीन, सब किसके पास है? वहां पर गवर्नमेंट के पास में। किसके पास में? अरे बोलो यार, कम। और ये आ गया जानवी, पढ़ो। मतलब हमने तो सोशलिस्ट अपनाया, चाइना और क्यूबा जैसे लोग तो एक्सट्रीम सोशलिस्ट थे। मगर बोलते हैं आज के जमाने में क्या है? मैक्सिमम इकोनॉमिक्स क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ना कोई एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट है, ना कोई एक्सट्रीम सोशलिस्ट है। और व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? बोलो। दोनों मिलके काम करते हैं। पहला, दूसरा बताइए, मार्केट। बराबर है? अरे बोलिए। तो बताइए, मार्केट किसके सबसे बना रहा है? परचेसिंग पावर। और गवर्नमेंट किसके सबसे बना रही? नीड। अरे बोलो ना। बट नहीं हो रहा ना, ऐसा नहीं हो रहा। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए या इवन ये चाइना, वहां के सरकारी अस्पताल देख के हम लोगों को शर्म आ जाएगी। 5 स्टार जैसे वैसे ही होना चाहिए। फ्री हेल्थ केयर, पता है ना, यूके में फ्री हेल्थ केयर है, यूएई में फ्री हेल्थ केयर है। तो वहां उन लोग बोलते हैं सर्दी जुकाम के लिए नहीं आना सालों, क्योंकि पैसे सरकार देगी, चुपचाप घर पे ठीक करो। अपने यहाँ कैसा है, हल्का सा कुछ हुआ अपन प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ बैठ जाते हैं 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा दिखाने के लिए। होता है कि नहीं होता है? और कितनी देर बैठते हैं? 4 घंटा 5 घंटा। तो दिखाना क्या है? सर्दी जुकाम हुआ। वहां पर सरकार क्या बोलती है? जब तक एक्सट्रीम बीमारी नहीं होगी अस्पताल आने की जरूरत, क्योंकि उसके पैसे कौन दे रही है? गवर्नमेंट देती है। कौन देती है? इसलिए आप लोग शायद समझते होगा कि यूरोप के लोग हमसे ज्यादा फिट है।
उनका खान पान भी हमसे ज्यादा बेटर है ना। हम लोग की हालत पता है कि नहीं, हम लोग यहाँ जिस लेवल पे अस्थमा, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर इंडिया में हाईएस्ट लेवल पे। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा कल कि दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड आई थिंक इट इज, आपको पता है कि नहीं, इस देश में करेंटली जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसका एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं। जब दुनिया ही नहीं बचेगी तो साले कहाँ जाके सरकार बनाओ। आई थिंक कितना बड़ा मुद्दा है एनवायरमेंट, लोग क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग। कितना बड़ा मुद्दा है। हम दिल्ली कैपिटल है हमारा, बर्बाद हो रहा है वो। हर हर 10 में से हर 6-7 आदमी को अस्थमा हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बीपी के इश्यूज हो रहे हैं, हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं। वो चिंता नहीं है। वो मुद्दा, मैं तो बोलता हूँ अगले इलेक्शन में वो मुद्दा होना चाहिए कि कौन इस देश को पोल्यूशन फ्री करेगा। वो मुद्दे ही नहीं होते हमारे देश में। गोंदिया जैसे छटाक भर के शहर में इतनी धूल है और नहीं लोग हैं। दिल्ली आज हमारा जो फाइनेंशियल कैपिटल तो नहीं है, बट हमारा पॉलिटिकल कैपिटल है, हमारे देश की कैपिटल है। आज उसकी स्थिति इतनी बुरी है। आई थिंक दिल्ली के अलावा और भी शहर है टॉप 10 में हमारे, और भी है ना मेरे ख्याल से एक दो। कौन है मेरे को याद नहीं आ रहा। मुंबई नहीं होगा यार, मुंबई नहीं होगा, ऐसा मत करो मुंबई के साथ। मुंबई नहीं हो सकता, मुंबई है क्या पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। शेम है ना, अपने लिए शर्म की बात है। मैं तो बोलता हूँ पूरे दिल्ली को मेट्रो बना देना चाहिए, मेट्रो में जाओ सारे। नहीं तो 2024 का बता रही है तू मेरे को, टाइप वाइप करते भी नहीं आता क्या? दिल्ली में लाहौर ठीक है, कोलकाता दिल्ली लाहौर, एक सेकंड का, सर दिल्ली लाहौर कोलकाता, कोलकाता। अरे बाप, मुंबई भी है? अरे बाप रे बाप। बीजिंग भी है चाइना का। अच्छा, मोस्टली एशियन कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। बताओ। और यही कंट्रीज है जो धर्मों पे लड़ते रहते हैं सबसे ज्यादा। सर दिल्ली में भी एक तो धर्म के आधार पर ही बनी है और उससे धर्म ही नहीं संभला पाकिस्तान क्या। आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं उसको, फेक रेन नहीं, फेक पीपल होते हैं, फेक रेन नहीं होती, समझे आप? तो भी नहीं। हाँ होगा फिर, हर बहुत जगह होती है वो। हाँ तो बारिश नहीं हो रही ना दिल्ली में, और होती है तो नदी बन जाती है। डूब जाते यमुना जैसी खूबसूरत नदी की तो बैंड बजा के रखे हम लोग। मुंबई कौन से नंबर पे? मुंबई में ना गाड़ियां, गाड़ियों का जो क्राउड है कम करना पड़ेगा, तब मुंबई बेटर होगा। क्योंकि वो मुंबई ऐसे नहीं बढ़ सकता ना, मुंबई ऐसे बढ़ता है, समंदर है ना। स्लम, स्लम की वजह से पोल्यूशन नहीं होता। गाड़ियां है, आप गाड़ियां देखिए कितनी चलती उस जगह, मुंबई में कितनी गाड़ियां हैं। कंस्ट्रक्शन भी तो दिन रात कंस्ट्रक्शन चलते रहता है ना। सिस्टमेटिक शेयर बनाना पड़ेगा आपको ना, बना सकते हैं। गोंदिया जैसा शेयर सिस्टमेटिक नहीं है यार, तू देख। मेरे को अगर ब्रिज के उधर जाना है, मतलब मेरे को गोंदिया के दूसरे साइड जाना है, मेरे पास कितने रास्ते जाने के हैं? ये एक सबसे पास वाला है, एक ये है, एक फिर वो उधर से जाना पड़ेगा पांगड़ी के साइड से सूर्य टोला, फिर एक बाईपास। ऐसे थोड़ा शहर, शहर में कनेक्टिविटी इज द इशू। आज अगर ट्रैफिक होता है तो तुम ब्रिज पे जाओ, ये जो अपना ब्रिज है, कितना ट्रैफिक हो जाता है संडे के दिन वहां। ट्रैफिक है, कंजेशन है, पॉपुलेशन है। ये झुग्गी झोपड़ी जो है, ये तो हम लोगों ने एक्सक्यूज बना लिया है। झुग्गी झोपड़ी बनाने कौन दे रहा? सरकारी बनाने दे रही ना, घर दे दो ना उनको बना के। पर गरीब आपके देश में है और रहेंगे, ये आपको सच मानना पड़ेगा। उनको रोड पे तो नहीं सुला सकते, रोड पे सुलाएंगे तो कुत्ते खा लेंगे उनको। नॉन वेजिटेरियन हो गए ना कुत्ते आजकल। समझ रहा है? चलो ये पढ़ो, व्हाट इज ए प्लान। अबे चल, बाद में देखेंगे इसको। ये मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को। बताइए पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई हमारे देश में? कब? जल्दी फास्ट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ बोलो 1948। और किसके आधार पर बनाई गई थी वो बताइए। और एक और चीज, सरकार के क्या क्या कर्तव्य होंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरकार के क्या क्या कर्तव्य होंगे, ड्यूटी होंगी, वो हम लोगों ने कहा लिखा है बताइए? किस नाम से लिखा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव given directions. What kind of principles should a government follow?
इंडिया की सरकार, भारत की सरकार को किन सिद्धांतों पे काम करना है, ये कहां पर लिखा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां पर लिखा है? ऐसे 10 से 15 से 20 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे लाइन से दिए हुए हैं कि कोई गरीब नहीं होना चाहिए, हेल्थ केयर मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, सब समान होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। कितना फॉलो होता है वी डोंट नो। ये तो पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको। फिर 1950 में हमने क्या बनाया रोहन भाई? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन आपको पता है उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? जान मन साहब के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, और उसके मेंबर्स कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। और आज 2015 से उसका नाम क्या है? नीति आयोग। कौन से प्लान्स बनाते हैं लोग? 5 ईयर प्लान। पहले 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 से लेकर 1956। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? एग्रीकल्चर। आया था या? 4 गोल्स है 5 ईयर प्लान के। ये भी पढ़ाया था मैंने आपको, 4 गोल्स। अरे एकदम से हम लोग अचानक से क्या? प्राइम मिनिस्टर आपने हाँ बेटा, वही है, वो जो वर्ड बोला वही सवाल है आपको। अरे भाई, पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं, कानून पास किए जाते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन के लिए आपने एक संस्था बना दी कि देश में किन चीजों की जरूरत है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कैसे खर्च होगा, ये पार्लियामेंट बैठ के डिसाइड नहीं करेगा। पार्लियामेंट बजट लाता है, पार्लियामेंट कानून लेके आता है। ये संस्था का काम है कि तुम 5 साल तक इकोनॉमिक पॉलिसीज को मॉनिटर करो, फिर अगले 5 साल के लिए नई पॉलिसी को जन्म दो। तो आपको एक अलग संस्था तो बनानी पड़ेगी ना। सब कुछ पार्लियामेंट में थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे बैठ के। बोलो भाई कितने गोल थे? 4। नंबर 1 क्या था बताइए? दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? और चौथा क्या था? क्या हो गया तेरे को कटेल वाल? तो क्या बात कर रहा है इशाद से? कमान यार, हमें भी बताओ, हमें मिस कराना है। जनरल बातें करने आया क्लास में। मैं उससे डिस्कस नहीं कर रहा था, वो मेरे से बात कर रही थी। अब ये अपने को पढ़ना है कि कौन कौन से आ, मतलब गोल्स हैं। चलो भाई पढ़ते हैं क्या लिखा है। नंबर 1 क्या बोलो? ग्रोथ। बिल्कुल 4-5 पॉइंट है, फोकस करते हैं। जहां ग्रोथ वर्ड आया मतलब किसकी बात हो रही है? कैपेसिटी टू विद आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा, वापस आ जाएगा विद इन द। सर ये तो पढ़ते पढ़ते मेरे को जीडीपी की डेफिनेशन आ रही है। वो ये ग्रोथ मतलब जीडीपी, कि देश के अंदर आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये तो मेरे को लगता है ग्रोथ इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब तक दुनिया है, जब तक देश है, जब तक ग्रोथ होती रहनी चाहिए। अरे बोलो ना, क्या बनाना है हमको? लार्जर स्टॉक ऑफ, बोलो ना रे बाबा, प्रोडक्टिव कैपिटल इन मशीन्स टेक्नोलॉजी, और लार्जर साइज ऑफ, बोलो बच्चे, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग। और प्रोडक्टिव कैपिटल बनाना है किस वे में बनाना है बताइए? एफिशिएंट। एक बोलिए गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप किसी भी देश को जानना चाहते हैं कि वहां ग्रोथ है या, कैसे पहचानोगे? ये मैंने पढ़ाया था, बताता हूं क्या है। मैं धीरे से आपको जाके बताऊं किसी भी देश की ग्रोथ कैसे दिखेगी, जब क्या बढ़ेगा उसका? क्या है जीडीपी? The market value of all final goods and services produced within the geographical boundaries of the country during a financial year. अरे बोलो यार, वहां एक वर्ड आया था प्रोडक्टिव कैपिटल। ऐसी चीजें बनाओ जिससे देश का उद्धार हो, कुछ भी मत बनाओ। तो याद है मैंने आपको बताया था कि 1956 में जब हमने सेकंड 5 ईयर प्लान लाया, ये मैंने पढ़ाया हूँ क्लास में। तो एक भाई साहब थे मेलोनोविस, मैंने पढ़ाया हूँ क्लास में। उन्होंने बोला था कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इंडिया कंज्यूमर गुड्स के साथ साथ कैपिटल गुड्स भी बनाए, मशीन्स भी बनाए। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। याद है कि नहीं आपको? क्या था उस व्यक्ति का नाम? मेलेनोविस। तो हमने उस मॉडल में क्या नाम दे दिया? मेलेनोविस मॉडल। तो यही है, ये जो ऊपर दिख रहा है, क्या है उनका नाम? मेलेनोविस। क्या लिखा प्रशांत? ये लिखा। इनका मानना था पहले प्लानिंग करो। और देखो मैंने अभी, अरे इतना तो नॉलेज आपको अपने अपने टीचर पर भरोसा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट
ईयर की बात कर रहा हूँ, कौन सा? वेरी गुड। क्या बोलते हैं इन लोग, इनको और क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो नाम बोलो। प्रशांत चंद्र महलनोबिस। अरे बोलो यार, अच्छा लग रहा नाम, मेरे को तो डिफरेंट लगा बहुत। क्या दिक्कत है उसमें? सारा अली खान और सारा पारदी, गिरा देंगे। पैदाइश कब हुई उनकी, देखिए कब पैदा हुई है? 1893 में, बंगाली बाबू है, कलकत्ता में। कहाँ पर पढ़े ये? देखो भाई, पुराने लोगों का क्या क्वालिफिकेशन देखो, उस जमाने में तो चीजों की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, फिर भी पढ़ाई की वैल्यू देखो आप। पहले कहाँ पढ़े उन्होंने? कलकत्ता में एक से एक यूनिवर्सिटी से पुरानी। और दूसरा कहाँ पढ़े बताइए? मरते हैं लोग वहां पढ़ने के। और कौन से सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूट किया उन्होंने? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपकी नंबर्स को लेके जो समझ है वो बेहतर हो जाता है। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं स्टैटिस्टिक्स। मीन, मीडियन, मोड, इंडेक्स नंबर, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल्स। दुनिया की सब चीजें समझ जाएंगे अगर स्टैटिस्टिक्स समझ जाए आप। उनके बारे में कुछ कंट्रीब्यूशन से पढ़ लेते भाई साहब। 1945 में he made a fellow member of, कहाँ का मेंबर बनाया गया उनको? One of the most, बोलो, prestigious organization of scientists, only most outstanding scientists are made members of the, पढ़ो ना रे बाबा, पढ़ो ना। इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI, इन द, बोलो, कलकत्ता। और उन्होंने एक मैगजीन भी स्टार्ट की, उसके जर्नल्स कहते हैं। क्या था उसका नाम? संख्या। संख्या मतलब नंबर्स। आज भी वो पब्लिश होती है। अब तूने फोन उठाइएगा। और ये जो संस्था है और उससे पब्लिश होने वाली जो जर्नल है, आज भी बहुत वैल्यू करते हैं। कौन बताइए आज के करंट स्टैटिस्टिशियन है, इकोनॉमिस्ट? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? अरे कम ऑन। इन्होंने क्या किया, जब सेकंड 5 ईयर प्लान बनाने की बारी आई हमारे देश में, कब बनाया गया? 1956 में। तो इन्होंने दुनिया भर के जो पढ़े लिखे लोग थे उनको आमंत्रित किया कि आइए और हमारी मदद करिए। जो क्या लिखा है? सम ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट बिकेम, बोलो, नोबेल प्राइज विनर्स, विच शोज दैट, बोलिए 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 बोलिए, कि जिन लोगों से हम उस वक्त बात करते थे, जिन लोगों को हम इनवाइट करते थे, जिन लोगों को हम इन्वॉल्व करते थे, वो या तो उस वक्त, बोलो, इंटेलेक्चुअल थे या आगे जाके इंटेलेक्चुअल घोषित हो गए। लेकिन उस जमाने में कौन लोग प्लानिंग करते थे? अब देखो ना, क्या पढ़े लिखे लोग थे। हमने बाहर से भी लोगों को बुलाया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने बहुत लोगों को बाहर से भी बुलाया, इंडिया एंड फ्रॉम, अरे बोलिए। और ये लोग किस प्रिंसिपल्स पे काम करते थे, बोलो बच्चे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना, मतलब इंटेलेक्चुअल लोगों की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? लिसनिंग कैपेसिटी। मतलब मैं इतने बेवकूफ बेवकूफ टाइप की चीजें भी सुनता हूँ बच्चों की, और मजा आता है। हाँ, मतलब मेरे से क्या क्या प्रॉब्लम नहीं शेयर कर ली बच्चों ने, क्या क्या नहीं पता मुझे, क्या क्या, मतलब क्या क्या। समझ रही हो क्या बोल रहा हूँ? एंड आई लव टू लिसन, व्हाई? बिकॉज एज एन इंडिविजुअल यू ग्रो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं और उनकी विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स। अरे काउंसिल, आई लव काउंसिलिंग। समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता तुम इसके पहले और इसके बाद किसी टीचर से कितना बैठ के बात करोगे क्या। आई लव काउंसलिंग, मेरे को बहुत मजा आता है बात करने में। और बच्चा जब खुलता है आपके सामने, वो बताता है कि मेरे पास इतनी चीजें हैं, कोई सुनने वाला नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर आई डोंट थिंक मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल हो, एज वाइज प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई चीजें जो बच्चों ने मेरे से छुपाई है। इनको पता है कि इसको बताएंगे किसी को नहीं बोलेगा, किसी को नहीं बोलेगा। मैं खुद भी भूल जाता हूँ क्या प्रॉब्लम था। होता है ना, प्रॉब्लम्स तो होती, सबको होती है, किसी हमको भी तो है। तो हम आपको बता नहीं सकते, नहीं तो सबको पता चल जाएगी। ये देखो पता है सर को ये प्रॉब्लम है। किसी को बोलना मत। अच्छा, जैसे आपने बोले किसी को
बोलना मत, वहीं आपका एक अंदर से एक बटन दबेगा, अरे लगता है बताना पड़ेगा। जब आप किसी बात को बहुत इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं ना, तो वही सबसे ज्यादा फैलती है, इसलिए जनरली बोल के निकल जाओ चुपचाप से। अरे देखो बताया क्या, अच्छा। और जैसे उन्होंने बोला सुन तो बोला, अच्छा मतलब कुछ। ठीक है, अपने को क्या लगता है कि अगर अपने को किसी ने कोई बात बताया है और उसको बोला किसी को बताना नहीं है, तो ये किसी को बताना एक अचीवमेंट है। जैसे मैंने सौरभ को बोला किसी को बोलना मत, तो सौरभ को क्या लगा कि मैं अगर धारा को बताऊं, धारा को बोलूं किसी को बोलना मत, धारा किसी को नहीं बोल रही है उसके हिसाब से, तो ये सौरभ का अचीवमेंट है। नहीं, अचीवमेंट है उसके हिसाब से, तो अपने हिसाब से क्या है वो एक झूठ है बहुत बड़ा। ऐसा होता नहीं, मतलब नहीं होता ना, होता है क्या? ठीक है। एक काम कर बेटा, यहाँ हाथ डाल के और ऐसे बैठ जाए पूरे टाइम, ये खो जाना, नहा के आना नहीं है ट्यूशन में, जाती नहीं हूँ उंगली उंगली उतर रहा, सारा मतलब ये किस तरीके से बैठी, घर पड़ गई है। अच्छा, ये जो ज्ञान पढ़े हम लोगों ने भी ऊपर हुए, ये ज्ञान किसने दिया हमको? शोकोमाय चक्रवर्ती। किसने दिया है? शोकोमाय चक्रवर्ती। इन्होंने हमें जो हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और स्टैटिस्टिशियन का क्या नाम है पूरा उनका, प्रशांत चंद्र मेहरानोबिस, इन्होंने उन पर बुक भी लिखी, और ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं इनकी बुक से ही है, ये जो पूरा पढ़े हम लोग। ठीक है, बोलो। और यहां से लेके यहां तक पढ़ो क्या लिखा। Many economists today reject the approach to planning formulated by, बोलता है हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम आपके बताए हुए रास्तों पर अब नहीं चल सकते, क्योंकि जमाना जमाना बदला है। ठीक, कोई बात। मतलब अगर आपको पूछेगा कि इंडिया एक लॉस मेकिंग स्टेट था, उसको प्रॉफिट मेकिंग स्टेट किसने बनाया था, सर क्या दोगे आप? मेहलनोबिस ने। किसने? चलो मैं एक सवाल पूछता हूं तुमसे, तुम ज्यादा पैसे किस चीज को बना के कमा पाओगे? फूड को बना के, क्या मशीन को बना के? मशीन। इन्होंने तो बोला ना मशीन बनाओ, कैपिटल गुड्स बनाओ, यही तो थे, मशीन बनानी चाहिए। आज जापान, कोरिया, चाइना मशीन बना के उसका खाना थोड़ा खा रहे हैं, जापान में केकड़ा खाएंगे बैठ के, चमगादड़ क्या है, अब पनीर बटर चमगादड़ है। नहीं, केकड़ा तो खाते हैं, मैं एग्जाम्पल, हाँ खाते, मैं नहीं बोल रहा, सी फूड तो लोग खाते हैं, इंडिया में बहुत खाते हैं, मगर चमगादड़ थोड़ा खा लेंगे मैं स्वरा, कोई बात होती है साला, खेलो किसी ने खाया आज तक? चमगादड़ की बात हो रही नहीं। आई एम जस्ट टॉकिंग, ओके। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को जज करने का सबसे बेटर इंडिकेटर क्या है सोम? किसी भी देश का जीडीपी। क्या है? अगर कोई देश ग्रो कर रहा है और वहां का नेता, वहां की सरकार चिक चिक के बोल रही है हम क्या कर रहे हैं, ग्रो ग्रो ग्रो, तो आप क्या बोलोगे? क्या दिखाओ? जीडीपी के नंबर्स। क्या दिखाओ? ये वो झूठ नहीं बोलेंगे। अरे बोलो यार, अपने को तो पता है वो भी झूठ बोल सकते हैं, बोलो कि नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी पढ़े अपन लोगों ने। एक सिर्फ बात करता है मनी वैल्यू की, और एक बात करता है, बोलो, मनी वैल्यू भी और प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप ग्रोथ निकालेंगे तो मजा नहीं आएगा, इन्फ्लेशन भी होना साथ में, प्रोडक्शन भी होना। अरे बोलो ना यार। अरे वो यहाँ एक लाइन लिखी, बड़ी प्यारी लाइन है, बचपन से पढ़ रहा हूं मैं, इसी के चक्कर में केक छोड़ा मैंने। देखो क्या लिखा इसमें, जीडीपी क्या है? केक। तो बोलता है जैसे जैसे केक का क्या बढ़ेगा, तो इसलिए क्या लिखा देगा, प्रोड्यूस। क्या लिखा था? इफ द केक इज मोर पीपल कैन, तो आप अपने देश में वैसे ही मोर पीपल है और केक बहुत छोटा है, नहीं केक बड़ा है, चौथे नंबर की जीडीपी हमारी, बट प्रॉब्लम क्या बोला, इसका बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के पास। हमारे बर्थडे में होता था बचपन कि जो अपने करीब लोग हैं उनको बड़ा हिस्सा खिला दी, और जो दूसरे दोस्त यार हैं उनको बोले काट काट के छोटे छोटे पीस दे दिए। अपने घरों में भी होता है, ज्यादा लोग बचपन में नहीं, बर्थडे पार्टी होती है अपनी, मोहल्ले के 20-25 बच्चे आ गए, तो पहले बच्चे का बर्थडे तो मम्मी पापा को मम्मी को खिला, बेटा दादा को खिला, दादी को खिला, ओके, बड़े बड़े पीस खा लिए। अब बच्चों के लिए इतने इतने से पीस आ रहे, केला समोसा और इतना सा पीस है। पहले की बर्थडे पार्टी अलग होती थी ना यार। देखो पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक लाइन लिखी थी, क्या लिखा था, अ मोर रिच यार एग्री, आप जितना पैसा कमाएंगे आप अपनी जिंदगी को बोलो उतने डिफरेंट तरीके से जी पाएंगे। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो बेचारा अपनी जिंदगी में एक ही तरीके से जिएगा। वो एक तरीका क्या होगा कि बस कैसे भी रोज पेट भरना है, वो थोड़ा ना घूमने के बारे में सोचेगा।
अब जो गरीब आदमी फकीर आदमी वो थोड़ा सोचता होगा लेट्स गो फॉर गोवा, ओके नहीं गोवा चले, कैसे जाएगा गोवा, नहीं आएगा वो, बोले रेलवे स्टेशन चलो खाना खाना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यू कैन थिंक अबाउट these things, we can think about these things कि चलो कहीं चलते हैं, we have that cake, piece of cake। अरे बोलो यार, आपको तो पता है जीडीपी कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड से, याद है कि नहीं? इफ इट इज कौन कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में? ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेशनल इनकम में जाना हो थोड़ा सा। अरे बोले यार कम ऑन, यहां से पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है, यहां से लेके यहां तक पढ़ो, समझ जाएगा। अरे अरे तो पढ़ना तो चलो करो। कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर्स मेक्स, फॉलो अप टू द, हमारे देश में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है बताइए? एग्रीकल्चर। इन सम कंट्रीज, ये गया क्या पेन मेरा? हो गया, ठीक है, क्या कर सकते हो आप? जैसे आई थिंक दुबई, यूएई जो है, दुबई तो एक शहर है, अरब अमीरात बोलते हैं उसको। आई थिंक उनका जो जीडीपी का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, ढांचा है, वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो क्या है? टूरिज्म, रियल एस्टेट, कच्चा तेल। तो अब लोग खत्म हो जाएगा 10 साल में, और अभी काय में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने को? टूरिज्म प्लस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और टूरिज्म में तो काफी बेहतर। छोटा सा देश है, कितने सारे इंडियंस जाते हैं वहां पर हर साल। मॉडर्नाइजेशन में आ जाओ बच्चे, क्या लिखा मॉडर्नाइजेशन? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आराम से पढ़ेंगे, क्या लिखा है बच्चे, जल्दी पढ़ो, आना ताजा। अपने को जो भी सामान बनाना है, क्या बनाना है बताओ, क्या यूज करके बनाना है? न्यू टेक्नोलॉजी। चलो मैंने कुछ बताया था, अगर आपको लैंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, आप सेम जमीन से ज्यादा खेती करना चाहते हैं, क्या करना होगा? सर नहीं 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 नहीं, वो नहीं था। अच्छी फर्टिलाइजर यूज करें, अच्छी सीड्स यूज करें, अच्छी मशीन यूज करें। अरे बोलो ना, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है वो? मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या बोल रहा है? जो प्रोडक्शन तुम कर रहे हो उसको क्या कर दो? मॉडर्नाइज कर दो। क्या कर दो? क्या बढ़ेगी उससे देश में बताइए? प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ेगी? क्या लिखा देखिए, लाइन पढ़ो, यह लाइन पढ़ो। अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज, बोलो, बाय यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन। क्या सिंपल है ना? मैंने कल भी पढ़ाया था, परसों ही पढ़ाया था बार बार। ये प्रोजेक्टर और ये लैपटॉप के थ्रू मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करके 1000 बच्चों को पढ़ा सकता। तो इसने मुझे हेल्प किया सेम क्लास रूम में जहां मैक्सिमम 55-60 बच्चे बैठ सकते, मैं इसको यूज करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ा सकता। तो मशीन हेल्प कर रहा है ना, और ये मुझे करना पड़ेगा बिकॉज ये मॉडर्नाइजेशन की नीड है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स नॉट, मॉडर्नाइजेशन इज नॉट ओनली अबाउट मशीन्स, इट्स ऑल्सो अबाउट योर थॉट प्रोसेस। वो जो मॉडर्न व्यक्ति होता है ना, मॉडर्न मतलब ये नहीं कि नंगे घूम लोगे खिड़ोगे, मॉडर्न, ओ वाह उसको मॉडर्न ही, मॉडर्न नहीं नंगे, मॉडर्न तो हम भी है अगर कुर्ता पजामा पहन के निकल जाए। थॉट प्रोसेस मॉडर्न हो। व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? जो भी नई चीज मार्केट में आई है, समाज में आई है, उसको अपनाना भी मॉडर्नाइजेशन। जैसे हमारे जो पेरेंट्स, आपके नहीं, मेरे जो पेरेंट्स, वो थोड़े से दे आर वेरी लाइक रेजिस्ट टू कि मोबाइल में क्या नया फीचर है, वो नहीं यूज करना चाहते, वो नहीं अपनाना चाहते। तो लगता है ठीक है जो चल रहा है चलने दो। बट आपके जो पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी यूज्ड टू टेक्नोलॉजी एंड दे वो सीखना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स की एज में, मेरे पेरेंट्स की एज में बहुत फर्क है, तो वो नहीं अपनाना चाहते। तो इसके हिसाब से वो भी मॉडर्नाइज, वो ये नहीं बोल रहे कोई टेक्नोलॉजी, वही थोड़ा ना बोल रहे मेरे पापा को बैठ के कोई मशीन बनाओ, नहीं बोल रहे। बोले जो बनी है उसको अपनाना, उसको यूज करना भी किसकी निशानी है? मॉडर्नाइजेशन, 100%। जैसे यहां पर एक लाइन लिखी है, इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन आर सपोज टू रिमेन एट होम व्हाइल मैन वर्क। ठीक है, एक मॉडर्न सोसाइटी में क्या होगा? दोनों काम करेंगे अगर दोनों के पास में टैलेंट है, और करेंगे। मगर एक चीज मैं बता दो, इट्स नॉट अबाउट सोसाइटी एंड ऑल दैट। अब तुम तो बहुत छोटे हो, तो तुम लोगों को शायद अभी धीरे धीरे समझेगा। बच्चों को जो पालना पड़ता है, तो किस एज में किस पेरेंट की जरूरत है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो चिंटू पिंटू होते हैं ना, नहीं ये मदर को लेके अलग
वो रहते हैं, उनको माँ चाहिए कैसे भी करके। फादर उनके लिए उनका कंफर्ट हो जाता है उसमें, जो मम्मी ने लाते मार के भगाए थे। पापा दिन भर नहीं संभाल सकते, पेशेंस ही नहीं है ना मर्दों में, कहाँ पेशेंस है इसमें? पेशेंस ही नहीं, आधे एक घंटे मेरे ले लो उसको, हो गया। मेरे अंदर तो डेवलप हो गया एज के साथ साथ बहुत ज्यादा। कुछ चीजें नेचुरल है, वुमेन हैव दैट क्वालिटी, वी डोंट हैव, वी विल डेवलप। हम लोग अलग हैं तभी तो अलग है, मर्द औरत है। सब बोलते सब सेम हो जाओ, कैसे सेम हो जाए? उस चक्कर में तीसरा आ गया। सब बोलते हैं नहीं वी ऑल आर इक्वल, अरे नहीं ना, वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर इक्वल बट वी ऑल आर डिफरेंट ना बाबा, समझ रहे हो? ऐसे मेरे को लगता है बचपन में मम्मी लोग ज्यादा खतरनाक होती है, ऐसा मैं फील करता हूँ। याद होती है निदा बच्चों को, बाप रे। हैं? फिर वो मेरे पास आते हैं, बोला आपको अब क्या बोलते हैं, सबसे अच्छे अब्बू है। मतलब क्यों? मम्मी मारती है इसलिए मैं इसको। बट आई थिंक मैं तो, मेरी मदर ने जैसे 20-25 साल टीचिंग की और करना चाहिए काम। बट हाँ, एक समय आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उसमें भी कौन अपने करियर को सेक्रीफाइस करके बच्चे संभाल रहा है? औरतें ही कर रही हैं, क्योंकि वो कर सकती हैं। आप बोलोगे व्हाई नॉट विराट कोहली इज संभालिंग एंड अपब्रिंगिंग द चिल्ड्रन? नहीं आता उसको, और मैया पैया ले लेगा अपने बच्चों की। समझ में आ रहा है? अनुष्का शर्मा ने छोड़ना अपना करियर, तो ये कुछ नेचर की है कि हम लोगों में वो पेशेंस, और बच्चों को अपब्रिंगिंग देने के लिए बहुत पेशेंस है, बहुत ज्यादा। हाँ, मगर अब मेरे अंदर जो पेशेंस लेवल है वो अभी तो एकदम, इस लेवल के बच्चों को पढ़ाने का पेशेंस लेवल तो आएगा। क्या बोल रही है? वैसे बेटों की ज्यादा मम्मी से बनती है और बेटी की बाबा से। हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। बेटों को हम लोग दे देते हैं ना, मम्मी लोग बेटियों को भी दे देती है, नोचती बहुत है मम्मी लोग, नोचती। नहीं ठीक है, अब वो है, मगर मॉडर्नाइजेशन पढ़ रहे हैं अपन, तो उसमें ये कि इट्स नॉट अबाउट मशीन्स ओनली, इट्स ऑल्सो अबाउट योर thought process, the outlook you have, that man and woman both are equal to work for the society। जैसे आज भी हमारे देश में है ना कि नहीं नहीं लड़कियां बिल्कुल काम है बहुत जगह। हाँ, मगर मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी नहीं होता है कि नंगेज घूम लो, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। मैं अगर ऐसे घूमूं, तुम अपनी आंखें बंद करो, कैसे करें, कैसे करेंगे? हाँ, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, मतलब आई कांट से कि अरे ये तो गलत हो जाएगा तो मैं, बट मैं आखिर कैसे करूंगा? अब गोवा गए ऐसे घूम रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 कहाँ घूमेंगे? गोवा जाके ऐसे थोड़ा सा आगे नहीं भी हो। तो आई थिंक मॉडर्नाइजेशन के लोगों ने मम्मी आप बहुत ट्रेडिशनल सोचते हो, कैसे? आप बोलते हो रात को 10 बजे के पहले घर आ जाओ, तो क्या करना चाहिए? मॉडर्न हो जाए, रात को 3 बजे आओ बेटा और हम लोग सोए ना। इसको मॉडर्नाइजेशन नहीं बोलते भाई, इसको कंसर्न बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? तुम्हारी जनरेशन ने भी थोड़ा सा चेंज कर दिया डेफिनेशन को। मेरे पेरेंट्स तो थोड़े वो है, वो मतलब ठीक है, मगर धीरे धीरे सोच डेवलप करनी पड़ती है। मेरे को ऐसा लगता है को एजुकेशन को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा मॉडर्नाइजेशन है कि लड़के लड़की साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। ये पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले तो कैसा होता था, गर्ल्स स्कूल्स, बॉयज स्कूल्स, जो बॉयज स्कूल्स थे उसमें लड़के लड़कों को देख देख के पागल हो गए थे। अरे 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 सरकार, सेल्फ रिलायंस पता है ना आपको, खुद पर निर्भर होना। क्या यूज करना बताइए अपने खुद के रिसोर्सेस, दूसरों पर निर्भर ना होना। जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है, द फर्स्ट बोलो 7 5 year प्लान, मतलब 51 से 56 56 61 61 65 शुरू के 7 प्लान ने किस पे फोकस किया? आई थिंक 90s तक, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब 1991। अरे बोलो क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। विच मीन्स अवॉइडिंग, बोलो अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स, बोलो जो इंडिया में बन रहा है उसको बाहर से लाने की जरूरत, जो इंडिया में नहीं बन रहा है वही बाहर से है। और हम लोग तो सब्जियां भी बाहर से लाते हैं आज की तारीख, हम तो प्याज भी बाहर से लाते हैं, हम सब्जी बनाते हैं, मैडम बाहर से खाते भी है। तो मतलब सेल्फ रिलायंस वाला कंसेप्ट अब क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म। याद है मैंने पीछे पढ़ाया भी था आपको फाउंडेशन के इसमें, कि हम कार बना रहे फिर बाहर की भी खरीदते हैं ना,
अरे बोलो। और मेरे को लगता है कि वो इसलिए भी सोची गई थी उस जमाने में, क्योंकि अगर आप बाहर की चीजों पे डिपेंड हो जाओगे तो आपकी फॉरेन करेंसी भी आपके पास उतनी थी नहीं, तो वो भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी बताइए, खत्म हो जाएगी। देखो लिखा है ना, अगर हम बाहर डिपेंड हो जाएंगे चीजों पर क्या हो जाएगा बताइए, क्या बढ़ जाएगा, फॉरेन नेशन क्या बढ़ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे देश में, बोलो बेटा, बाहर के इंपोर्टेड फूड आइटम्स, बोलो बाहर की, आगे बोलो बाहर का, और इंडिया की जो लिबर्टी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं, बाहर का आदमी अगर आके देश में इन्वेस्टमेंट करेगा तो पॉलिसी किसके हिसाब से बनाई जाएगी, बाहर के आदमी के हिसाब से, बराबर है ना। बाहर का बिजनेसमैन इंडिया में सामान बेचेगा तो पॉलिसी किसके हिसाब से बनाई जाएगी, बाहर के आदमी के हिसाब से। सही है कि नहीं बोल रहा हूं, अरे बोलो, ठीक है लक्ष्य। और लास्ट क्या है बोलो बच्चे, इक्विटी। जल्दी से बोलेंगे क्या लिखा है, हमने ग्रोथ पढ़ लिया, हमने मॉडर्नाइजेशन पढ़ लिया, अब इक्विटी का मतलब क्या, जल्दी बताइए क्या लिखा है। कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ बट मोस्ट मॉडर्न, बोलिए, टेक्नोलॉजी। एक कंट्री ग्रोइंग हो सकती है, एक कंट्री मॉडर्न हो सकती है, बट ऑल्सो पढ़ो क्या लिखा, मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन, आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स, वी हैव एक्सट्रीम पॉवर्टी इन आवर कंट्री। तो मैं एक सवाल पूछता था, मैंने कुछ एक लाइन बोला था परसों कि जो देश के इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक जाने चाहिए। तो जो केक की बात हुई, ऊपर केक पड़े, वो केक के हिस्से कैसे होने चाहिए, इक्वल पोर्शन में कैसे होने चाहिए, इफ नॉट इक्वल कम से कम सबको मिलना तो चाहिए। हमारे देश में सबको मिलता तक है, इसलिए हमारा पर कैपिटा इनकम 130 नंबर्स पे, 30s में, और जीडीपी हमारा, तो मतलब केक बहुत और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी सही, तो कहां इक्विटी है, क्या लिखा देख, जल्दी पढ़ो, द बेनिफिट्स ऑफ रीच टू दी इंस्टेड ऑफ इंजॉयड बाय ओनली, सिर्फ नहीं लगता इंडिया की बात हो रही, अपन तो अपने देश की बात करेंगे यार, अपने को बाहर से क्या लेना देना। तो हर इंडियन की बेसिक नीड्स को फुलफिल करना किसकी जिम्मेदारी है, बोलो ना भाई, गवर्नमेंट। किसकी जिम्मेदारी है, क्या मिले हर व्यक्ति को, एक अच्छा खाना, एक अच्छा घर, एक ठीक अच्छा और एक अच्छा, है ना, और इनइक्वलिटी खत्म हो जाए, किसको लेके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि संपत्ति सबके पास हो, भले इक्वल ना हो बट सबके पास। अपने को पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको सप्लाई करने पर इक्विटी लाई जा सकती है, तो क्या क्या बांटना है लोगों पर, डिसेंट फूड, डिसेंट हाउस, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उसने ये नहीं बोला है कि इक्वल, बट उसने क्या बोला, इनइक्वल है वो नहीं होना चाहिए। इक्वल करना थोड़ा हाइपोथेटिकल भी है, इक्वल तो नहीं हो पाए, इक्वल मतलब सबके पास समान है, बट इतना होना कि सबकी अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए। कितनी अच्छी लाइन लिखी थी वहां पर कि आप एक महान देश हो सकते हैं, आप एक ग्रोइंग देश हो सकते हैं, आप एक मॉडर्नाइज देश हो सकते हैं, स्टिल आपके देश में बहुत सारी गरीबी। तो हमारे देश को अपनी, हमको अपनी आदत है कि हम एक ग्रेट नेशन है, हमारी हिस्ट्री कल्चर बहुत रिच है, हम मॉडर्नाइज भी होने की कोशिश कर रहे हैं, हम जीडीपी में नंबर 4 पे हैं, ग्रोथ बहुत बड़ी है, बट शायद हमारे देश में इक्विटी एग्जिस्ट, सबको समान बेनिफिट नहीं दिया जाता है। कितने गोल्स हो गए, चारों खत्म, दूसरी बार पढ़ा दिया कमीनों, अब नहीं पढ़ो, अब ठीक है। आप गौर से देखोगे एनसीईआरटी को, इट इज वेरी वेरी इजी, नथिंग इज देयर, जस्ट द, बोलो, द फॉर्मेट इज डिफिकल्ट, इसलिए मैं उसको बना के दे रहा हूं। आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर संदीप गर्ग ना, मतलब वो तो अपनी बुक है यार, बट मेरे को जो मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, जो मुझे लगा कि आई थिंक वी नीड टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, वी नीड टू एंडोर्स एनसीईआरटी। अगर हमें 100 आउट ऑफ 100 लेना है तो हमें एनसीईआरटी एग्जैक्ट 1 घंटे का लेक्चर